हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एमएसटी सीईटी में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम में, जो कि 2023 में होने वाली है, 2022 में भी होने वाली है और 2024 में भी होने वाली है। ओके, सो एमसीक्यूज सॉल्विंग सेशन होने वाला है आपका एस ब्लॉक के ऊपर। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। और अगर आपको एम एस टी सी टी के लिए हैंड रिटन नोट्स मॉक टेस्ट अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, आप पढ़ लो क्वेश्चन। द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयंस इन एन आयन एक्सचेंज मेथड इन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोज द ऑर्डर। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ओके, सो ऑप्शंस में देखिए आपकी अल्कली मेटल्स हैं। ओके, जैसे लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, रुबिडियम और सेसियम नहीं है यहाँ पर, लेकिन लिथियम, के पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम है। ओके, रुबिडियम है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पता होना चाहिए कि द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कि आपका बराबर होता है ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एन आयन एक्सचेंज रेजिन, ये आपका बराबर होगा बेसिकली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन साइज ऑफ एन एलिमेंट, साइज ऑफ एन एटम। ओके, सो ये होता है 1 अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ एन एटम। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर हमें ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा चाहिए तो साइज में भी कम होनी चाहिए। और अभी हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर हमारा फॉलो होना चाहिए। तो ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर साइज ज़्यादा है जिसकी, तो उसके ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम बेसिकली। ओके, फॉर्मेट तो यही है यार कि अगर साइज ज़्यादा होगी तो ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। ओके, ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा बेसिकली। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइज का ऑर्डर लिख लेते हैं अल्कली मेटल्स का। जैसे यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, के पोटेशियम है और रुबिडियम है। तो सबसे पहले इनकी अगर साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइज होगी रुबिडियम की, फिर के पोटेशियम की, फिर सोडियम की और फिर लिथियम की। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी ऑर्डर है ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एन आयन एक्सचेंज रेजिन, वो आपकी हो जाएगी बेसिकली उल्टी हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी। ओके, यहाँ पर होगा आपका लिथियम और फिर जो आपकी ऑर्डर है वो कुछ रिवर्स हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आपका लिथियम आने वाला है, फिर रुबिडियम आने वाला है। ओके, सो लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, रुबिडियम, ये आपका आंसर आने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है इस केस में, आपका ऑप्शन नंबर है बी बेसिकली। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे फाइंड करके इसका आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए था कि ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए था बेसिकली, ये आपको याद रखना है। ओके, ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन एन आयन एक्सचेंज रेजिन, एस ब्लॉक में आप ये सब पढ़ते हो। और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स आर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एयर में केप्ट करते हैं क्या हम उसे, क्या हम उसे वाटर में, क्या हम उसे केरोसिन में, या फिर ऑल ऑफ दिस में। सो बेसिकली अगर अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स में क्या होता है, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ओके, तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं कहाँ पर, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं हमारे अल्कली मेटल्स। सो अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं कहाँ पर रिएक्टिव होता है, वो होते हैं रिएक्टिव इन एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। सो एयर एंड वाटर में वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमें उसे अनरिएक्टिव करना है तो हम उसे केरोसिन में रखेंगे। ओके, सो हाईली रिएक्टिव इन alkali metals are highly reactive in air and water,
और इसीलिए इसी कारण की वजह से हम क्या करते हैं, इसे रखते हैं केरोसिन में। सो केरोसिन में क्या होगा, केरोसिन में ये जो एलिमेंट्स हैं आपके अल्कली मेटल्स, वो कम रिएक्टिव होंगे। ओके, केरोसिन यानी कि अनरिएक्टिव होते हैं केरोसिन में। सो यहाँ पर लिखते हैं अनरिएक्टिव। सो इसी के साथ आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। बेसिकली जो आपका ये केरोसिन है, ये आपका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कली हैलाइड दैट इज सॉल्युबल इन पायरिडीन। ओके, सो पायरिडीन आप सभी को पता होना चाहिए। पायरिडीन का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे होता है। ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये कोवलेंट कोवलेंट है। कोवलेंट, जैसे यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर जो है आपका कुछ ऐसे होगा ये आपका स्ट्रक्चर पायरिडीन का। ओके, तो कुछ ऐसे आपका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम इसे एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ अच्छे से नहीं बना है, तो फिर से हम एक बार इस स्ट्रक्चर को बना देते हैं। ओके, सो आपका जो पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। जैसे कुछ ऐसे होता है आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर होगा एन और यहाँ पर कुछ ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको देने हैं बेसिकली। सो ये जो आपका पायरिडीन है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है द अल्कली हैलाइड। ये जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं जैसे सोडियम, NaCl, LiCl, KCl, CSI, ओके, सेशियम। ओके, तो आपको दिख रहे हैं, तो ये हैलाइड्स जो है ये आपके सॉल्युबल होंगी पायरिडीन में। क्या इस इन हैलाइड्स में से कौन सा जो हमारा हैलाइड है वो सॉल्युबल होगा पायरिडीन में? तो पायरिडीन में सॉल्युबल कौन से हैलाइड होंगे? ये आपका कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ओके, आपका कोवैलेंट है। तो इसमें सॉल्युबल होने के लिए आपको कौन से मॉलिक्यूल लगने वाले हैं? तो वो आपके लगने वाले हैं बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट होगा। ओके, वही आपको वही सॉल्युबल होगा पैराडीन में। ओके, जो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट होगा, बेसिकली कोवैलेंट होगा सबसे ज़्यादा, वही होगा आपका सॉल्युबल होगा पैराडीन में बेसिकली। ओके, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन सा है? और पैराडीन हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, पोलर मॉलिक्यूल और कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन सा मॉलिक्यूल है। तो जो LiCl है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है। ये सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा जो Li है, जो हमारा कैटायन है, सो हमारा कोवैलेंट में क्या होता है, जो आपका कैटायन होता है उसकी जो साइज है वो कम होनी चाहिए। ओके, सो साइज इसकी कम होनी चाहिए, बेसिकली स्मॉल साइज, इसे हम स्मॉल भी कहते हैं। ओके, और जो आपका एनायन है वो जितना बड़ा होगा, जो आपका एनायन है जितना वो बड़ा होगा बेसिकली वो उतना पोलराइज करेगा मॉलिक्यूल को। ओके, सो एनायन जो होगा हमारा वो स्मॉल होना चाहिए साइज में, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल। एनायन आपका ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी, आपका एनायन जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए साइज में। कैटायन जो है वो आपका ज़्यादा होना, कैटायन छोटा होना चाहिए और साइज में आपका जो एनायन है वो बड़ा होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जो आपका कोवैलेंट कैरेक्टर है वो डिफाइंड होता है। ओके, सो कैटायन हमें स्मॉल चाहिए और एनायन जो है हमें बिग चाहिए। तो LiCl जो है आपका वो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है इन ऑप्शंस में से, और वो होगा सॉल्युबल, यानी घुल जाएगा आपके पैराडीन में बेसिकली। सो पैराडीन हमारा कोवैलेंट है, तो इसमें कोवैलेंट ही चाहिए। तो वो जो है वो आपका ऑप्शन होगा LiCl बेसिकली। तो बेसिकली LiCl जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और आपकी जो PPT है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। सो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट थर्मल स्टेबल इज, द लीस्ट थर्मल स्टेबल इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहले हमारा K2CO3, Na2CO3, BaCO3 और Li2CO3। तो बेसिकली जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका कार्बोनेट्स हो सकता है, यहाँ पर कार्बोनेट्स भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर लिख देते हैं हम कार्बोनेट्स।
ओके, सो ये ओवरऑल हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे कार्बोनेट्स है यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर नाइट्राइड्स भी हो सकते हैं, नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में है वो है कार्बोनेट्स, बेसिकली ये वाले कार्बोनेट्स हैं। और आपको क्वेश्चन में बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, तो ये जो हम सॉल्व करेंगे अभी इस क्वेश्चन को थर्मल स्टेबिलिटी के, तो अगर आपको बाइकार्बोनेट्स भी दिखे तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो बेसिकली जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है। सो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है हमारी, वो मोनोवैलेंट के लिए 1 होती है। सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी की बात हम करेंगे, तो ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। और ये कब होती है, फॉर मल्टी वैलेंट एटम। ओके, फॉर मल्टी वैलेंट एटम ओनली, फॉर मल्टी वैलेंट एटम। और थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी कब होती है, फॉर मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट मतलब कि जैसे एक हैलाइड हो गया, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। सो ये फॉर मोनोवैलेंट एटम, ये कब होगा, फॉर मोनोवैलेंट एटम, एटम के लिए होगा। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे आपके पास हाइड्राइड हैलाइड आयन आ गया। ओके, सो हैलाइड आयन आपका आ चुका है, हाइड्राइड आयन भी इसमें होगा। बेसिकली हम इसे एक बार रफ कर देंगे और फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। तो जैसे कि आपका हैलाइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, तो ये सब मोनोवैलेंट एटम है। तो इनमें आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होती है। जैसे हैलाइड आयन हो गया, हाइड्राइड आयन हो गया बेसिकली। ओके, हाइड्राइड के बाद आपका ऑक्साइड आयन हो गया, नाइट्राइड आयन हो गया, N3- हो गया। यहाँ पर 3 जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसे हम एक बार रफ कर देते हैं बेसिकली। और सो मोनोवैलेंट के लिए तो हमें पता चल गया कि आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। ओके, सो बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर जो है, कार्बोनेट मतलब मल्टीवैलेंट है, कार्बोनेट जो यहाँ पर ऑप्शन में है वो मल्टीवैलेंट है, तो हम यूज करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो बेसिकली बात करेंगे अगर इनकी, सो यहाँ पर जो है आपके पास अल्कली मेटल्स है, जैसे जैसे लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम और बेरियम। तो इनमें से सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी आपकी होने वाली है लिथियम की, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ कैटायन। ओके, लिथियम यहाँ पर प्लस होना चाहिए, सोडियम यहाँ पर प्लस होना चाहिए, के पोटेशियम यहाँ पर प्लस होना चाहिए, बैरियम यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो लैटिस एनर्जी है वो किसकी होने होने वाली है, बेसिकली वो होने वाली है लिथियम की। ओके, सो लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होने वाली है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है बेसिकली। ओके, तो जो आपका ऑप्शन होगा इस केस में वो आपका हो जाएगा बेसिकली बी ऑप्शन, सॉरी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, लिथियम। तो आपकी जो लैटिस एनर्जी है अगर वो सबसे ज़्यादा है तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी मतलब थर्मल स्टेबिली लीस्ट कौन सा होगा, वो होगा आपका Li2CO3। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, जो कि आप केमिस्ट्री सीटी में आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस आप नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता होगा तभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा।
तो अभी आप कंसेप्ट पर फोकस करो, कंसेप्ट पर फोकस करने के बाद ही आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एमएसटी सीईटी में ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में कंसेप्ट पर फोकस करो, क्वेश्चंस तो आपके बन ही जाएंगे बेसिकली। ओके, तो ये याद रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होती है कब? जब आपका एटम हो मल्टीवैलेंट। ओके, सो CO3 आपका मल्टीवैलेंट है, और थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी कब होता है? जब आपका एटम जो होता है वो मोनोवैलेंट होता है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है, ये जो कंसेप्ट है आपको याद रखना है। तो ये जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, इसकी कोई चिंता आपको करनी नहीं है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा बेसिकली, फॉर अल्कली मेटल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज इनकरेक्ट? ओके, सो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में हमारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो आपका साइज ऑफ एन एटम है, तो साइज ऑफ एन एटम में क्या होता है कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बराबर होती है साइज ऑफ, जितना ज़्यादा कम होगा आपका साइज। ओके, सो चार्ज डेंसिटी अगर हम बात करें, कि जितना आपका साइज कम होगा उतनी आपकी ज़्यादा होगी डेंसिटी। ओके, जितना आपका साइज कम होगा उतनी आपकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ओके, जितना आपका साइज कम उतनी आपकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बढ़ने वाली है। ओके, तो बेसिकली क्या होगा इस केस में? इस केस में जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, वो जो ऑर्डर है वो बहुत सही है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है, साइज अगर एटम की अगर कम है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मतलब ये जो ऑर्डर है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी का वो बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा बेसिकली। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज करती है। तो बेसिकली ये जो आंसर है वो बहुत सही है, ये जो ऑर्डर है ये भी मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। आप सभी को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये हमारा भी आंसर नहीं होगा। और सी और डी की बात करें हम, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो डी ऑप्शन में क्या है और सी ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन में आपका एटॉमिक साइज है, तो एटॉमिक साइज हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे एटॉमिक साइज। ओके, सो एटॉमिक साइज एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? आपकी डेंसिटी। सो डेंसिटी और साइज में थोड़ा डिफरेंट है। जो आपका ऑर्डर है वो वैसे जैसे आप सोचते हो वो वैसा फॉलो नहीं होता है, और जैसे मैं सोचता हूँ वो वैसा फॉलो होता है। ओके, सो एक्चुअली में वो वैसा फॉलो होता है। सो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, तो लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, रुबिडियम और सेसियम नहीं लेंगे, क्योंकि सेसियम जो है हमारा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और इसकी जो साइज है बेसिकली, साइज एटॉमिक साइज इन सब की कुछ ऐसे फॉलो होता है ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है बेसिकली। तो यहाँ पर डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम की डेंसिटी अगर हम बात करें, तो इसमें थोड़ा स्लाइड चेंज होता है। तो चेंज कैसे होता है इस विषय पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली सोडियम की जो साइज होती है वो वो 80 पिकोमीटर होती है बेसिकली। ओके, 80 पिकोमीटर। और के पोटेशियम की जो साइज होती है वो होती है 280 पिकोमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो स्लाइड चेंज आ गया है। ओके, एकदम सडन चेंज जो यहाँ पर आ चुका है। तो ये यहाँ पर डिफर करता है इसकी डेंसिटी में, और डेंसिटी में इनकी डिफर करता है। तो डेंसिटी क्या होती है इस केस में? इस केस में डेंसिटी की ऑर्डर कुछ ऐसे होती है, जैसे सोडियम, के पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम आएगा और फिर रुबिडियम आने वाला है। तो बेसिकली कुछ ऐसे इनका ऑर्डर फॉलो होता है। ओके, तो यहाँ पर एक स्लाइड चेंज की वजह से ये जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसे फॉलो होती है। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होने वाला है। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन नहीं होने वाला है, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होने वाला है बेसिकली, क्योंकि जो डेंसिटी की ऑर्डर है वो गलत है यहाँ पर। और ये मैंने आपको समझा दिया कि क्यों है, बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन द साइज। ओके, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 280 है बेसिकली पिकोमीटर। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।